गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जयश्री डावरे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर थर्ड, यूनिट सेकंड का टॉपिक रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम जानेंगे रिप्लिकेशन क्या होता है। रिप्लिकेशन पहले से प्रेजेंट डीएनए मॉलिक्यूल से नए डीएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस रिप्लिकेशन कहलाता है। रिप्लिकेशन द्वारा डीएनए मॉलिक्यूल अपने स्वयं के समान ही स्ट्रक्चरल कॉपीज बनाता है। वॉटसन और क्रिक suggested a very simple mechanism of DNA replication on the basis of its double helical structure. रिप्लिकेशन के समय न्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजनस बेसेस के बीच के वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं और डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स सेपरेट और अनकॉइल हो जाती हैं। अलग हुई दोनों चेन्स एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। ये सेपरेटेड सिंगल चेन्स टेम्पलेट के रूप में काम करती हैं। बेस पेयरिंग की स्पेसिफिसिटी के कारण सेपरेट हुई चेन्स का प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड सेल न्यूक्लियोप्लाज्म में से अपने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट करता है। एक बार न्यूक्लियोटाइड्स अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स से अटैच हो जाते हैं तो उनके शुगर रेडिकल्स उनके फॉस्फेट कंपोनेंट्स द्वारा यूनाइट हो जाते हैं, completing the formation of a new polynucleotide chain. DNA replication is a semi-conservative method क्योंकि इसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है और दूसरी न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। Mechanism of DNA replication. The entire process of DNA replication involves the following steps. सबसे पहले आता है रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट। डीएनए रिप्लिकेशन स्पेसिफिक पॉइंट पर शुरू होता है जिसे हम इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन कहते हैं, जहां पर रिप्लिकेशन फोक बनना शुरू होता है। ये 100 से 200 बेस पेयर्स का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। डीएनए पर स्पेसिफिक इनिशिएशन प्रोटीन्स इनिशिएशन पॉइंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। The initiation proteins along with DNA directed RNA polymerase initiate the synthesis of RNA primer for the formation of DNA chain. यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। पुराने स्ट्रैंड के साथ ही नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाता है और एक स्ट्रैंड में से दो स्ट्रैंड बन रहे हैं। सेकेंड स्टेप आता है हमारा अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। ड्यूप्लेक्स के निग्ड या कट स्ट्रैंड से अनवाइंडिंग प्रोटीन्स बाइंड करते हैं, यानी कि वह पॉइंट जहाँ पर कट लगा है वहाँ पर अनबाइंडिंग
अनवाइंडिंग प्रोटीन्स बाइंड करते हैं and open up the loop separating the two strands of the DNA duplex. Now, RNA priming. The DNA-directed RNA polymerase अब RNA के प्राइमर स्ट्रैंड्स सिंथेसाइज करता है. The priming RNA strands DNA के दोनों में से एक स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री होता है और 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है. Next step is the formation of DNA or on RNA primer. RNA प्राइमर पर DNA का फॉर्मेशन. DNA के नए स्ट्रैंड्स 3-5 टेम्पलेट DNA से 5-3 डायरेक्शन में बनते हैं. By the addition of deoxyribonucleotides to the 3 end of the primer RNA. ये एडिशन ATP की प्रेजेंस में DNA पॉलीमरेज 3 द्वारा होता है. DNA पॉलीमरेज एक प्रकार का एंजाइम है जो रेप्लिकेशन में काम आता है. अनवाइंडिंग प्रोटीन्स रिप्लिकेशन फोक के आगे ड्यूप्लेक्स स्ट्रैंड को सेपरेट करता चलता है. अब DNA का लीडिंग स्ट्रैंड 1 पीस के रूप में 5-3 डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड शॉर्ट सेगमेंट्स के रूप में ऑपोजिट डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है. ये जो शॉर्ट सेगमेंट्स हैं इनको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं. नेक्स्ट स्टेप है एक्सीशन ऑफ RNA प्राइमर. एक बार जब ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का स्मॉल सेगमेंट बन जाता है तो 5 एंड से RNA प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड्स का एक एक करके रिमूव कर दिया जाते हैं. कौन से एंड से? 5 एंड से RNA प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड्स एक एक करके रिमूव कर दिए जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ 5-3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ DNA पॉलीमरेज 1. ये दूसरा एंजाइम है यहाँ पर DNA पॉलीमरेज 1. इसकी सहायता से RNA प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड्स को एक एक करके रिमूव किया जाता है. ये एंजाइम्स के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. जॉइनिंग ऑफ द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स. अब ये छोटे छोटे सेगमेंट्स जो बने थे इनको जोड़ना है ताकि DNA की चेन पूरी की जा सके. अब ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बीच जो गैप रह जाता है DNA पॉलीमरेज 1 द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज से फिल किया जाता है, भर दिया जाता है. और फाइनली द एडजेसेंट 5 and 3 ends are joined by the DNA ligase. ये हमारा तीसरा एंजाइम है DNA ligase जो जॉइनिंग का काम करता है, जोड़ने का काम करता है. अब हम पढ़ेंगे एंजाइम्स. अभी हमने ऊपर के स्टेप्स में 2-3 एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया था. अब हम डिटेल में एंजाइम, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. एंजाइम्स फॉर DNA synthesis. About 20 or more different proteins and enzymes are required during the DNA replication. इन एंजाइम्स को हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं. पहला है DNA पॉलीमरेज और दूसरा
पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज। पहले हम पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स 3 तरह के होते हैं: डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1. This enzyme is studied in detail in E. coli. DNA polymerase 1 was discovered by Kornberg and his colleagues in the year 1955. स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रफली स्फेरिकल होता है, जिसका डायमीटर लगभग 6.5 nm होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,90,000 के लगभग, और सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ अबाउट 1000 अमीनो एसिड रेसिड्यूज का बना होता है। इसकी एक्टिव साइट्स पर सल्फाइडल ग्रुप, सिंगल इंटरचेन डाइसल्फाइड और एक जिंक मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 के स्फेरिकल मॉलिक्यूल पर 5 स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होती हैं। यहाँ डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं, इस पर 5 स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स हैं। पहली है टेम्पलेट साइट फॉर बाइंडिंग टेम्पलेट डीएनए। दूसरी है प्राइमर साइट फॉर बाइंडिंग प्राइमर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तीसरी है प्राइमर टर्मिनस साइट, ये किस लिए है? फॉर 3 हाइड्रोक्सिल टर्मिनस ऑफ प्राइमर। चौथी साइट है 5 ट्राइफॉस्फेट साइट, ये एक लोकस है फॉर इनकमिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड 5 ट्राइफॉस्फेट ग्रुप के लिए। पांचवी साइट है इस पर 5,3 एक्सोन्यूक्लियस साइट, ये भी एक लोकस है फॉर 5,3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी situated in the path of growing chain. अब ये डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या क्या फंक्शन करता है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान? ये डीएनए रिपेयर में पार्टिसिपेट करता है। ये 3,5 और 5,3 दोनों डायरेक्शंस में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को कैटलाइज करता है। अब ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है? यह है रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज ऑफ प्राइमर डीएनए। रिमूवल ऑफ द न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज ऑफ प्राइमर आरएनए को कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। नेक्स्ट एंजाइम आता है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 2। इसका अभी तक कोई प्रॉपर बायोलॉजिकल रोल अभी हमें क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसको अभी यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज 3, जो कि रेप्लिकेशन के दौरान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। दिस एंजाइम वॉज डिस्कवर्ड बाय टी कॉर्नबर्ग एंड एम.एल. जेफ्टर इन द ईयर 1972। ये पॉलीमरेज 1, 2, 3 में से सबसे एक्टिव एंजाइम है। तीनों एंजाइम में से ये सबसे एक्टिव होता है और डीएनए चेन इलोंगेशन के लिए पॉलीमरेज 3 अति आवश्यक एंजाइम है। डायग्राम में देखिए, ये लार्ज
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 5,50,000 होता है और ये बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर बना होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं अल्फा बीटा, बहुत सारे इसके सब यूनिट्स होते हैं। इन सब यूनिट्स में थे सब यूनिट बी को कोपॉलीमरेज 3B कहा जाता है, जो पेरेंटल डीएनए के प्राइमर स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करके इससे बाइंड हो जाता है। क्या काम करता है कोपॉलीमरेज 3? पेरेंटल डीएनए के प्राइमर स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करके इससे बाइंड हो जाता है। पॉलीमरेज 3 के करेक्ट इनिशिएशन पॉइंट पर बाइंड होने के बाद कोपॉलीमरेज 3 रिलीज किया जाता है। अब डीएनए पॉलीमरेज 3-5 डायरेक्शन में नई यूनिट्स के एडिशन के द्वारा डीएनए चेन का इलोंगेशन करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3-5 और 5-3 डायरेक्शंस में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा कि अभी हमने डीएनए पॉलीमरेज 1 में भी पढ़ा था, ये दोनों ही एंजाइम्स एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक और एंजाइम है जिसको हमने पहले कहा था पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज, या इसको हम कहेंगे डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज डीएनए के 2 फ्रेगमेंट्स के एंड्स को जोड़ने का काम करता है by catalyzing the synthesis of a phosphodiester bond between a 3-hydroxyl group at one end of the chain and 5-phosphate group at the end of the other chain. तो क्या काम करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम? 2 फ्रेगमेंट्स के एंड्स को जोड़ने का काम करता है। डीएनए लाइगेज सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग होता है 77,000। इसके अलावा क्या क्या फंक्शंस करता है डीएनए लाइगेज? फंक्शंस देखते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस में ये डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ड्यूप्लेक्स डीएनए में सिंगल स्ट्रैंड निक्स को रिपेयर करता है। निक्स मतलब कट्स। सिंगल स्ट्रैंड निक्स को रिपेयर करता है। लीनियर डीएनए के एंड्स को लिंक करता है ताकि एक सर्कल बन जाए। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ता है। अभी हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था डीएनए रिप्लिकेशन का। तो डीएनए का जो प्रोसेस होता है इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि ये एक प्रोसेस कंटिन्यूअस न होकर शॉर्ट स्टेप्स में होता है। ओकासाकी ने सजेस्ट किया कि डीएनए सिंथेसिस स्मॉल आइसोलेटेड सेगमेंट्स के रूप में दोनों स्ट्रैंड्स पर प्रोसीड करता है, यूटिलाइजिंग सेम एंजाइम्स। इन सेगमेंट्स को ओकासाकी पीसेस कहते हैं, जिसमें 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये सेगमेंट्स एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज द्वारा ज्वाइन किए जाते हैं, कंप्लीटिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो रिप्लिकेशन के द्वारा स्ट्रैंड कैसे बनती है? छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे सेगमेंट्स द्वारा, जो बाद में जोड़कर कंप्लीट करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।
DNA unwinding and untwisting proteins. The unwinding proteins were discovered by B. Alberts and his colleagues in phase T4. और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों तरह की सेल्स में पाया जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से 75,000 के बीच होता है। They possess specific binding sites for short segments of about 8 nucleotide residues. Untwisting proteins और स्वीविलेज सुपरकॉइल्ड डीएनए के एक स्ट्रैंड में निक या कट क्रिएट करता है, जो बाद में सील कर दिए जाते हैं, कंप्लीटिंग द स्ट्रैंड। इसके साथ ही हमारा रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।